आज के लेक्चर में हम ब्लूम टेक्सोनॉमी से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और ब्लूम टेक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये असल में हमारे साथ एक लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन, published in 1956 by a team of cognitive psychologists at University of Chicago. It is named after the committee chairman Benjamin Bloom. ठीक है, टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टेक्सोनॉमी असल में हमारे साथ ये साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, उसको हम मुख्तलिफ क्लासेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसमें हम फ़र्क जो है आसानी से कर सके और उसको हम आसानी से स्टडी कर सके। तो स्टडी को आसान बनाने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि उसको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सके और उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको भी हम मालूम कर सके। तो टेक्सोनॉमी ये असल में साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्लूम टेक्सोनॉमी को असल में एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की टीम थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में स्टडी किया करते थे। उन्होंने जो है 1956 में इस ब्लूम टेक्सोनॉमी मॉडल को, थ्योरी को क्या किया था, पब्लिश किया था। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी को ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, टेक्सोनॉमी का तो आपको पता चल गया है कि ये असल में साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। ब्लूम ये वर्ड कहाँ से आया है? तो असल में जो मॉडल, मतलब जो लोग बना रहे थे, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की एक टीम थी, उन टीम के जो चेयरमैन थे जिनका नाम बेंजामिन ब्लूम था, तो इनके लास्ट नेम ब्लूम से जो है ये वर्ड लिया गया है और इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, Bloom taxonomy is a classification system used to define and distinguish different levels of human cognition, that is thinking, learning and understanding. अच्छा जी, यहाँ पर ये बात भी आप लोगों को जो है याद रखनी चाहिए कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है ये असल में एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको बुनियादी तौर पर इस मकसद के लिए जो है पब्लिश किया गया था, ताकि हम लोगों की जो मुख्तलिफ ह्यूमन कॉग्निटिव लेवल्स है, ठीक है, उसको हम क्या कर सके, उसको हम डिफाइन भी कर सके और उसमें हम फ़र्क को भी वाज़ेह कर सके। जैसे कि हर एक इंसान की अपनी एक आईक्यू लेवल होती है, ठीक है, हर एक इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार बात को सुनने के बाद जो है वो क्या कर लेते हैं, वो उस बात को याद कर लेते हैं और वो बात जो है उनको याद रह जाती है। अच्छा जी, आप थोड़ा 1 मिनट जो है वेट करें। तो ह्यूमन कॉग्निटिव डिफरेंट लेवल्स को क्लासिफाई करने के लिए, इसमें फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए बेंजामिन ब्लूम की जो टीम मेंबर्स थे, इन्होंने एक थ्योरी को डेवलप्ड किया था जिसको इन्होंने नाम दिया था ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसमें ये लोग क्या करते थे, इसमें ये लोग जो है मुख्तलिफ लोगों की जो कॉग्निशन लेवल है, मतलब उनके सोचने समझने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो लेवल है उसको क्या करते थे, डिफाइन करते थे और उसमें फ़र्क को वाज़ेह करते थे। मिसाल के तौर पर अगर आप में से एक स्टूडेंट जो है वो, मिसाल के तौर पर उनकी आईक्यू लेवल जो है वो दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वो जल्दी से कर लेते हैं, चीज़ों को जल्दी से गेन कर लेते हैं दूसरे लोगों के बनिस्बत। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसको हम आसानी के साथ ब्लूम टेक्सोनॉमी के ज़रिए क्लासिफाई कर सकते हैं और इसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्लूम टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर्स टू डिस्कस एंड एक्सचेंज लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड। ठीक है, अब ब्लूम टेक्सोनॉमी को किस मकसद के लिए डेवलप किया था, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है हमें नर्सिंग में।
तो इसको पढ़ने की ज़रूरत हमें नर्सिंग में इसलिए है क्योंकि ब्लूम टेक्सोनोमी जो है इसको इस मकसद के लिए जो है पब्लिश किया गया था, क्योंकि इसके ज़रिए जो है एक कॉमन लैंग्वेज जो है टीचर्स के लिए जो है वो दिया गया है। टीचर्स के लिए जो है एक कॉमन लैंग्वेज जो है इस ब्लूम टेक्सोनोमी में इंक्लूड किया गया है, जिसके ज़रिए टीचर्स जो है अपनी जो लर्निंग और असेसमेंट मेथड्स है उसको दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिव तरीके से शेयर कर सकते हैं और इसी तरह से अपने लर्नर्स को वो बेहतर तरीके से चीज़ें सिखा सकते हैं। तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए और अपनी जो टीचिंग मेथड्स है उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ब्लूम टेक्सोनोमी जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये आपको पूरा जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसके बारे में आपको बताती है कि आपके पास क्लास में जो है मिसाल के तौर पर 30 स्टूडेंट्स है, तो इन 30 स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है, सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो एक जैसी नहीं होगी बल्कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी। तो इनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और फिर इनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनकी मूड के मुताबिक हम जब इनको टीच करेंगे तो ये लोग जो है फिर बेहतर तरीके से चीज़ों को गेन कर सकेंगे और इनको चीज़ें आसानी से फिर याद होंगी। तो इस मकसद के लिए ब्लूम टेक्सोनोमी ने एक लैंग्वेज जो है वो क्या किया था, पेश किया था अपनी ब्लूम टेक्सोनोमी में, ठीक है। Specific learning outcome can be derived from the taxonomy through it is though it is most commonly used to assess learning on a variety of cognitive level। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि ब्लूम टेक्सोनोमी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम जो है वो भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप स्टूडेंट्स को अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप स्टूडेंट को अभी मैं टीच कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं आपसे अभी टेस्ट लेना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है मुझसे गेन कर रहे हैं या नहीं, तो अपनी टीचिंग के जो आउटकम है, रिजल्ट है, उसको मालूम करने के लिए भी ब्लूम टेक्सोनोमी बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा ब्लूम टेक्सोनोमी जो है इसको हम कॉमनली जो है यूज़ करते हैं मुख्तलिफ कॉग्निटिव लेवल को असेस करने के लिए, ठीक है। लोगों की जो मुख्तलिफ सोचने समझने की सलाहियतें हैं, ठीक है, तो उनकी लेवल क्या है उस लेवल को असेस करने के लिए, ठीक है, उसकी असेसमेंट करने के लिए हम ब्लूम टेक्सोनोमी को कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर, आ रही है। ओके, गुड। Bloom taxonomy is a set of three hierarchical models used to classify educational learning objectives into level of complexity and specificity। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जब आपसे कोई पूछे कि ब्लूम टेक्सोनोमी किस मकसद के लिए जो है पब्लिश की गई थी या डेवलप की गई थी, तो आप लोगों ने सिंपल अल्फाज में यही जवाब देना है कि ब्लूम टेक्सोनोमी को पब्लिश करने का या डेवलप करने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि हम मुख्तलिफ लोगों की जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं, मतलब सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, उसको हम एसेस करें, उसकी हम असेसमेंट करें, उसको हम जान सकें, ताकि उसके मुताबिक फिर हम उनको क्या करें, टीचिंग करें और इसी तरह से वो फिर उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो लोगों की जो लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो ब्लूम टेक्सोनोमी है इसको क्या किया गया था, डेवलप्ड किया गया था, ठीक है, पब्लिश किया गया था। तो ये जवाब आप लोगों ने देना है। यहाँ पर कहते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है। ब्लूम टेक्सोनोमी असल में हमारे साथ अ सेट ऑफ थ्री हायरार्किकल मॉडल, मतलब ये असल में हमारे साथ एक ये असल में एक नाम है, लेकिन इस एक नाम में हमारे साथ तीन हायरार्किकल मॉडल जो है मौजूद है, ठीक है, मतलब तीन मॉडल्स इसमें मौजूद है, तीन थ्योरीज इसमें मौजूद है। ये मॉडल जो है ये थ्योरी जो है तीन मॉडल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और वो तीन मॉडल कौन से हैं, वो तीन मॉडल हमारे साथ एक कॉग्निटिव मॉडल है, एक हमारे साथ इफेक्टिव मॉडल है और एक हमारे साथ साइको मॉडल है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे।
तो कहते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी जो है असल में हमारे साथ ये एक सेट है 3 हायरार्किकल मॉडल की, जिसको इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोगों की जो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्लासिफाई कर सके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि लोग क्या सीखना चाहते हैं, उनको क्या सीखने की ज़रूरत है। तो उस इन चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए जो है ब्लूम टेक्सोनोमी ने एक सेट जो है उसको पेश किया है, जो कि 3 हायरार्किकल मॉडल पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हायरार्की से क्या मुराद है इसको भी आप लोगों ने समझना है। हायरार्की से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे साथ हर एक स्टेप जो है, मतलब हर एक चीज़ जो है स्टेप वाइज होती है। जैसे कि 1 हो गया, इसी तरह से फिर हमारे से दूसरा हो गया, फिर हमारे साथ तीसरा हो गया, फिर हमारे साथ चौथा हो गया। मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में हमारे साथ मौजूद हो कोई चीज़ तो इसको हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है। तो ये असल में हमारे साथ 3 हायरार्किकल मॉडल का एक मजमूआ है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम लोगों की जो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, किस बेस में, कम्प्लेक्सिटी के और स्पेसिफिसिटी के बेस में। तो वो 3 मॉडल मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला हमारे साथ कॉग्निटिव है, दूसरा इफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। कॉग्निटिव के हवाले से मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बहुत कुछ बताया था। अगर किसी को याद हो तो वो मुझे बताए कि कॉग्निटिव किसे कहते हैं। सर कॉग्निटिव में मेमोरी, थिंकिंग। हम्म। और आपकी बात ठीक है, और इसमें क्या आता है? सर परसेप्शन। बिल्कुल। और सर इतना ही याद है अभी। तो कॉग्निटिव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कॉग्निटिव का वर्ड जहाँ पर भी आए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन्स के फंक्शन से है। हमारे ब्रेन्स के फंक्शन क्या है? हमारे ब्रेन्स के फंक्शन ये है कि हम ब्रेन के ज़रिए चीज़ों को याद रखते हैं। इसी तरह से सोचने समझने की कोशिश हम ब्रेन के ज़रिए करते हैं। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों पर रीजनिंग करते हैं। इसी तरह से लर्निंग एबिलिटी जो है, ये हमारे ब्रेन्स के सारे फंक्शन है, ठीक है। तो अ सेट ऑफ ब्रेन्स एक्टिविटी, ब्रेन के जितने भी एक्टिविटी है उसका एक सेट, ठीक है। तो उसके हवाले से जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो दूसरा मॉडल आता है वो है इफेक्टिव। इफेक्टिव से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डोमेन में हम वैल्यूज़, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इन चीज़ों के हवाले से क्या करते हैं, बात करते हैं कि हमारे लिए जो चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या अहमियत रखती है, उसके हवाले से हमारा जो एटीट्यूड है वो किस तरह से है, और उसके हवाले से हम क्या फीलिंग रखते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से हम इफेक्टिव में स्टडी करते हैं। इसी तरह से जो तीसरा मॉडल है हमारे साथ वो है साइकोमोटर। साइकोमोटर से मुराद, साइको से मुराद आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है, ठीक है, और मोटर से मुराद मूवमेंट है। तो साइकोमोटर में हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसको आगे अब हम डिटेल के साथ वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसको गौर से सुने ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। आपको कहीं पर भी इस जिस तरह से मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, आपको यूट्यूब पर कहीं भी ये देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। सो इसलिए आप इसको गौर से सुने। सबसे पहला जो हमारे साथ ब्लूम टेक्सोनोमी का जो पहला डोमेन है वो हमारे साथ क्या है, कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन में जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें हम क्या करते हैं, थिंकिंग एबिलिटीज, जितने भी हमारे ब्रेन्स के फंक्शन है उसके हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ जो पहली चीज़ है वो क्या है, नॉलेज है। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी बात भी इसके हवाले से बताना चाहता हूँ और आपके साथ इसको ऐड करना चाहता हूँ। स्लाइड्स में नहीं है लेकिन मैं इसको अपने आप से ऐड करना चाहता हूँ। एमसीक्यूज में आ सकता है और लर्निंग के हवाले से आपके लिए आसान हो जाएगी। सो इसमें हमारे साथ जो पहले 3 लेवल है, ठीक है, पहले 3 लेवल मतलब ग्रीन से लेकर ऑरेंज कलर तक के जो एप्लीकेशन तक हमारे साथ पहले 3 लेवल है, ये हमारे साथ लो लेवल की हमारे साथ क्या है, फंक्शंस है, ठीक है।
इसके बाद बाकी जो 3 लेवल है हमारे साथ, ये हायर लेवल फंक्शंस है, ठीक है। तो कॉग्निटिव में पहले लेवल पर हमारे साथ जो चीज़ आती है वो है नॉलेज। नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज से मुराद इंफॉर्मेशन, ठीक है। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप मुख्तलिफ सोर्सेज से क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। उस डेटा को गैदर करने के बाद, ठीक है, उसको आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। नॉलेज से मुराद कोई भी चीज़, कहीं से भी आपको कोई बात जो है सुनने को मिले और उससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिले, मालूमात मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा लेवल आता है कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन से क्या मुराद है? पहली बार जब आप लोगों ने किसी से बात सुनी कि हमारे मिसाल के तौर पर आपने किसी से बात सुनी, कोई इंफॉर्मेशन आपने सुनी, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद आप उस पर सोच विचार शुरू कर देती है, ठीक है। आप उसको बार बार अपने माइंड में दोहराती है कि इन्होंने ये बात की है, इस बात का क्या मतलब है। तो जब आप उस बात के मतलब को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको आप समझ लेते हैं, तो फिर आप इतने काबिल हो जाते हैं कि उसको आप फिर अपने अल्फाज में जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी आप वजाहत कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले आपको पता नहीं था कि कॉग्निटिव में हमारे साथ क्या क्या होता है, या नॉलेज से क्या मुराद है, कंप्रीहेंशन से क्या मुराद है। तो जब मैंने आपको बताया कि नॉलेज से मुराद कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इल्म की बातें, कोई भी किसी भी जगह से आपके पास जो है इल्म की बातें आपको सुनने को मिले और आप उसको गेन करें, याद करें, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉलेज कहेंगे। अब जब आपने नॉलेज की बात को सुन ली है, तो आप उस पर सोच विचार शुरू कर देती है, ठीक है। उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि मैंने आपसे जो बात की, इस बात का आखिर क्या मतलब है, किस मकसद के लिए मैंने ये बात आपको की और क्यों की। तो इस पर आप सोच विचार शुरू कर देती है और इसकी जो बुनियादी मकसद है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेती है, तो फिर आप इस काबिल हो जाती है कि आप उसको फिर अपने अल्फाज में डिफाइन कर सकती है, उसकी आप अपने अल्फाज में जो है वजाहत कर सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को हम कंप्रीहेंशन कहते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई या यहाँ तक? यस सर, आ गई। ओके। फिर इसके बाद हमारे साथ तीसरा जो लेवल है, लो लेवल, ठीक है, वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से क्या मुराद है? एप्लीकेशन से मुराद ये है कि जब आपने एक जगह से जो है आपने पीस ऑफ नॉलेज जो है उसको गेन कर लिया, फिर उस पर आपने सोच विचार करके उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, उसको आपने मुख्तलिफ जावियों से देखा, मुख्तलिफ जावियों से देखने के बाद उसको आप उसके बारे में आपको हर तरफ से जो है समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आने के बाद अब आप मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट है, आप मुकम्मल तौर पर श्योर है कि आपने जो बात सुनी थी उसका मकसद क्या था, क्यों सुनी थी और किस मकसद के लिए सुनी थी। तो इन सब चीज़ों की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है। अब आप क्या करेंगी? अब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश करेंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको टीचिंग का मेथड बता रहा हूँ, तो टीचिंग का मेथड बताने के बाद आप जो है उस पर सोच विचार करने के बाद उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेती है, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप चाहती है कि मैं इस तरीके से कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को इसकी समझ आएगी या नहीं, या मेरे स्टूडेंट जो है इससे गेनिंग करेंगे या नहीं। तो जो नॉलेज आपने गेन की थी उसको जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश करेंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको फिर हम एप्लीकेशन कहेंगे। एप्लीकेशन मीन टू अप्लाई समथिंग, मतलब जो चीज़ आपने हासिल की है, गेन की है, उसको आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में जो है उसको आप प्रैक्टिकली करने की जब कोशिश करते हैं, इसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारे साथ हायर लेवल स्टार्ट हो जाता है एनालिसिस से। एनालिसिस से क्या मुराद है? एनालिसिस से मुराद ये है कि आप जब किसी चीज़ के बारे में तज्जिया करती है। तज्जिया से क्या मुराद है? तज्जिया से मुराद ये है कि आपके पास नॉलेज आई है, ठीक है, आपने किसी नॉलेज कोई नॉलेज की बात जो है सुनी है, तो उस नॉलेज की बात को आप दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना शुरू कर देती है, उस पर आप तज्जिया शुरू कर देती है कि ये बात जो है मेरी दूसरी फ्रेंड ने मुझे बताया, और
ऐसे अंदाज में बताया, तो इसका क्या मतलब है या क्यों मुझे बताया, इससे मुझे जो है क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे फ़ायदा मुझे मिल सकता है, तो उस पर आप तज्जिया शुरू कर लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो अगला स्टेज आता है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस से क्या मुराद है, सिंथेसिस से मुराद ये है कि देखिए, पहले आपने नॉलेज की बात सुनी, ठीक है, नॉलेज की बात सुनने के बाद आपने उस पर सोच विचार शुरू किया, सोच विचार शुरू करने के बाद फिर आप इतनी काबिल हुई कि आप फिर उस बात को अपने अल्फाज में बयान कर सकती थी, ठीक है, करने लगी। उसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। जब आप कंप्रीहेंशन की काबिल हुई तो आपने फिर चाहा कि मैं इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना आपने उसको शुरू किया, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। इसके बाद फिर आपने जो है उस बात के हवाले से मुख्तलिफ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन शुरू की, उस पर तज्जिया शुरू किया कि ये बात मैंने इस तरह से सुनी थी, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या इस से जो है मैं जो है ये मतलब मुझे समझ में आ गई कि ये बात जो है मुझे इस मकसद के लिए जो है मेरे फ्रेंड ने बताई थी, तो उस पर आप अपने दोस्तों के साथ तज्जिया कर रही होती है। इसको हम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद जो है इम्प्रूव हो जाती है, मज़ीद आपको चीज़ों की समझ जो है आने लगती है। तो जब आप मज़ीद चीज़ों को समझने लगती है तो फिर आपके माइंड में उन चीज़ों के हवाले से नए नए ख्यालात जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। आप जो है नए नए आइडिया जो है आपके माइंड में जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, नए नए मॉडल जो है उसके हवाले से जो है आप क्रिएट करने की कोशिश करती है, नए नए थ्योरीज जो है आप बनाने की कोशिश करती है उसी एक नॉलेज से जो कि आपने पहले गेन किया था। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस मीन बनाना, ठीक है, क्या बनाना, तो जब आप चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेती है तो फिर आपके माइंड में नए नए आइडिया जो है आते हैं, फिर आप नए नए आइडिया जो है अपने माइंड में बनाती है, ठीक है, या थ्योरीज बनाने की कोशिश करती है या मॉडल्स बनाने की कोशिश करती है, तो इसको हम सिंथेसिस कहेंगे। फिर आखिर में हमारे साथ क्या आता है, आखिर में हमारे साथ इवोल्वेशन आती है। इवोल्वेशन का तो आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा कि किसी चीज़ का जायज़ा लेना। तो आप यहाँ पर किस चीज़ का जायज़ा लेंगी, आप यहाँ पर अपनी नॉलेज का जायज़ा लेंगी कि जो बात या जो नॉलेज आपने पहले गेन की थी, ठीक है, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ या आपने उससे कितना फ़ायदा दूसरे लोगों को पहुँचाया, ठीक है, कितना आपने उससे सीखा, तो उसकी आप क्या करती है, इवाल्वेशन करती है, उसका आप जायज़ा लेती है। तो ये हमारे साथ ये सारी चीज़ें जो है आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अब अगर आप यहाँ पर एक बात को देखें और इस पर आप थोड़ा गौर करें, तो शुरू से लेकर आखिर तक जो है इस सारी चीज़ों में जो है सारे स्टेजेस में आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब आपने नॉलेज की बात सुनी तो नॉलेज की बात सुनने के बाद उस पर आपने सोचना समझना शुरू किया, उस पर आपने सोच विचार शुरू कर दी, जिसकी वजह से आप इस काबिल हुई कि आप फिर उस पीस ऑफ नॉलेज को अपने अल्फाज में मज़ीद उसकी वजाहत करने लगी। वजाहत करने के बाद फिर आप इतनी काबिल हुई कि आपने उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू किया। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने के बाद फिर आप इतनी काबिल हुई कि आपने उसको मज़ीद चीज़ लोगों के साथ जो है डिस्कस करना शुरू किया, उस पर आपने तज्जिया किया, बेस मुबाहिसा उस पर आपने किया, रीजनिंग उस पर आपने की। रीजनिंग करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई कि आप के माइंड में उस टॉपिक के हवाले से नए नए आइडियाज़ जो है, नई नई सोच जो है वो पैदा होने लगी, ठीक है, और इसी तरह से आपने फिर उस टॉपिक के हवाले से नए नए मॉडल जो है वो क्रिएट करना शुरू किए, और आखिर में आपने फिर इवॉल्वेशन की कि इन सारी चीज़ों से मैंने कितनी परसेंट लर्निंग की, कितनी परसेंट जो है मैंने दूसरे लोगों को लर्न करवाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आती है। सारी चीज़ों में कौन सी बात यकजा है, यही बात यकजा है कि आपके जो ब्रेन फंक्शन है इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको, यस सर। या दोबारा दोहराऊं, रिपीट करूं, या इसकी समझ आ गई आपको? सर आ रही है समझ। ओके गुड। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली फिर पूछा करें। सर डोमेन डोमेन से क्या मतलब है वैसे? डोमेन से मुराद क्लास, क्लास। क्लास। हाँ जी, क्लास मतलब एक क्लास है ना,
मैंने अभी आपको कहा था ना कि ब्लूम टेक्सोनोमी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ मुख्तलिफ कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ है उसको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करती है। तो पहला क्लास हमारे साथ क्या है, कॉग्निटिव है, दूसरा क्लास इफेक्टिव है और तीसरा क्लास साइकोमोटर है। ठीक है, तो इसको क्लास भी कह सकते हैं या डोमेन भी कह सकते हैं। यस सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? राबिया अकबर। राबिया अकबर क्या कहना चाहती है? ओके जी, ओके। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो डोमेन है, कम आ रही है मेरी आवाज़? अच्छा, मैं क्या सब्र करे, अब ठीक हो जाएगी। सर स्टार्टिंग में ठीक थी, अब अब कैसी है? सर ठीक है, ओ, दरमियान में ऐसे स्लो हो गई थी। अच्छा जी, अच्छा जी। तो दूसरा जो डोमेन है हमारे साथ वो है इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन के भी हमारे साथ क्या है, ऑर्डर्स है, हायरार्की है। हायरार्की का जो मैं आपको बता रहा था, तो ये क्या है, ये हमारे साथ हायरार्की है। ये पहला क्लास हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, मतलब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो है ये ऊपर जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं, जो कि आपके पास ऑर्डर के फॉर्म में हो। ठीक है, हायरार्की इसको कहते हैं। इफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, इफेक्टिव डोमेन में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव डोमेन में हम वैल्यूज, मैनर्स, एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्या आता है, पहले नंबर पर हमारे साथ रिसीविंग आता है। रिसीविंग से क्या मुराद है, रिसीविंग से मुराद ये है कि जब आपने गौर किया होगा कि जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स को कहता हूं कि क्या हम क्लास को स्टार्ट करें या नहीं। ठीक है, तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स देते हैं कि जी सर स्टार्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है चीज़ों को लर्न करने के लिए रेडी है। ठीक है, अटेंटिवली बैठे हुए हैं और आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहती है, आप जो है रिसीव करना चाहती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ पहला जो हमारे साथ इसमें हायरार्की आती है, ठीक है, ऑर्डर आता है, वो रिसीविंग। तो रिसीविंग में हम क्या करते हैं, रिसीविंग में हम देखते हैं कि हमारे जो लिसनर हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो सुनने के मूड में है या नहीं, क्लास को अटेंड करने के मूड में है या नहीं, क्लास को लेने के मूड में है या नहीं। तो रिसीविंग में हम अपने स्टूडेंट्स की इन एबिलिटीज़ को देखते हैं कि वो क्लास लेने के मूड में है या नहीं। ठीक है, तो उनसे हम सवालात भी करते हैं कि क्या हम क्लास ले ले या नहीं। तो अगर वो हमें रिस्पॉन्स दे दे कि हाँ जी ले ले, तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कहते हैं कि नहीं सर नहीं लेते, तो फिर हम मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करते हैं और उन टेक्निक्स के ज़रिए हम उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनका जो मूड है, वो स्टडी के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ रिसीविंग हो गया। फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरे नंबर पर आता है रिस्पोंडिंग। रिस्पोंडिंग किसे कहते हैं, रिस्पोंडिंग से मुराद ये है आंसरिंग देना या परफॉर्मिंग। हाँ जी, चाय तो देखिए, चाय तो पठानों का भी एक क्या कहते हैं, नशा है कि चाय पीने से ही पठानों का जो है सारा थकावट जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो फिर बाकी मज़ीद कामों के लिए रेडी हो जाते हैं। सर सारे बहुत कुछ है, सिर्फ बता नहीं। अच्छा। तो रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कि रिसीविंग में मैंने आपको कहा कि मैं आप स्टूडेंट से पूछता हूं कि क्या हम क्लास को स्टार्ट करें, मैंने आपसे क्वेश्चन किया। तो रिस्पॉन्डिंग में फिर आप मुझे क्या करते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, कि हाँ जी, हाँ जी सर स्टार्ट करें, या इसके अलावा जो मैंने आपको पढ़ाया होता है तो उसको जो है मैं आप स्टूडेंट से प्रैक्टिकली कराने की कोशिश करता हूँ, या आपको ग्रुप में डिवाइड करके आपको वो टॉपिक्स देता हूँ कि इन टॉपिक्स को आप लोगों ने क्या करना है, इन टॉपिक्स को आप लोगों ने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन करनी है इसकी। और मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं आप लोगों की असेसमेंट करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, आया आप लोगों ने उससे कुछ सीखा है या नहीं। तो ये सारा कुछ जो है हम किस डोमेन में करते हैं, इफेक्टिव डोमेन के सेकंड ऑर्डर में करते हैं, रिस्पॉन्डिंग में। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, उनकी जो लर्निंग
है, ठीक है, लर्निंग गेनिंग है, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे साथ क्या आता है, वैल्यूइंग, मतलब चीज़ों को अहमियत देना, चीज़ों की कदर करना। तो हम उन तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम इस लेवल में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि अक्सर औकात में आपको लेक्चर के दौरान कहता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने ज़्यादा जो है अहमियत देनी है। तो जो चीज़ें हमारे लिए अहमियत की हामिल होती है, तो उस पर फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वैल्यूइंग से मुराद ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो अगली चीज़ है वो क्या है, अगली चीज़ जो हमारे साथ है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि जितना अब तक हमने पढ़ा हुआ है या आपको अब तक मैंने पढ़ाया है, तो आप उन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आप उन सारी चीज़ों को एक तो नोट्स के फॉर्म में आप उसको तरतीब से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप उसको अपने जहनों में भी जो है तरतीब से अरेंज कर रहे हैं, उसको जो है तरतीब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई बात जो है याद करने की ज़रूरत हो, ठीक है, या आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम के दौरान वो सारी बातें जो है वो फिर आपको तरतीब से याद आती रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन से मुराद चीज़ों को तरतीब देना, चीज़ों से मुराद ये है कि जो कुछ आप सीख रहे होते हैं और सीखने के दौरान जो कुछ आपसे किया जा रहा होता है प्रैक्टिकली, ठीक है, तो उसको आपने तरतीब के साथ क्या करना होता है, याद करना होता है, लर्न करना होता है। तो ये हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी मतलब क्या है, तरतीब देना। फिर इसके बाद जो लास्ट हमारे साथ आता है वो है करेक्टराइजेशन बाय वैल्यू से, ठीक है। करेक्टराइजेशन से क्या मुराद है, करेक्टराइजेशन से मुराद ये है कि जो कुछ आपने सीखा होता है, ठीक है, तो उस पर फिर अमल करना, ठीक है, उसको फिर अपने बिहेवियर के ज़रिए डिस्प्ले करना, या उसको फिर अपने प्रैक्टिकली उसको करने के ज़रिए उसको वेरीफाई करना कि जो बातें मैंने बुक्स में पढ़ी थी, आया वो हकीकत में इसी तरह से काम करती है या नहीं। तो आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उसको आप वेरीफाई करते हैं, या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को अपनी नॉलेज के ज़रिए क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, करेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट। सही है, इसकी समझ आ गई। यस सर। ओके गुड। फिर इसके बाद तीसरा जो हमारे साथ डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के हवाले से जैसे कि मैंने आपको कहा है कि साइकोमोटर डोमेन से मुराद ये है कि इसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अब तक जितनी नॉलेज गेन की है, तो इन सारी नॉलेज को मैं आपके साथ जो है, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ और असाइनमेंट में मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा जी। फिर हमारे साथ जो तीसरा डोमेन आता है तो वो क्या है, वो साइको मोटर डोमेन है। साइको मोटर डोमेन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करते हैं। मतलब जो लर्निंग हमने की होती है, जो गेनिंग हमने की होती है, तो उस लर्निंग को, उस नॉलेज को हम किस तरह से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं, और उस नॉलेज के ज़रिए हम किस तरह से अपने रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइको मोटर कहते हैं, ठीक है, साइको मोटर कहते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ हमारे रिफ्लेक्स, क्या कहते हैं, सॉरी, रिफ्लेक्स मूवमेंट आते हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट से क्या मुराद है, रिफ्लेक्स मूवमेंट से मुराद ये है कि वो मूवमेंट्स, वो हरकत जो कि खुद ब खुद हमारे सोचने समझने से पहले जो है हो जाती है। मिसाल के तौर पर अक्सर औकात जब आप किसी शार्प चीज़ को टच करते हैं, या किसी शार्प चीज़ पर आपका हाथ आता है, ठीक है, या बॉडी का कोई भी पार्ट जो है टच होता है, तो आप वो एकदम से वहाँ से हट जाते हैं, या अपने हाथ को जो है हटा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ये क्या हुआ था, या किस चीज़ के साथ हमारा हाथ जो है टच हुआ था। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं जिसमें सोचने से पहले हम हरकत कर लेते हैं, ठीक है, हाथ को हटा लेते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे साथ आता है वो है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स किसे कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट से मुराद ये है कि वो बुनियादी मूवमेंट जो कि हम यूजुअली करते हैं, ठीक है। मतलब
इसका ये है कि बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट से मुराद जैसे कि चलना फिरना, ठीक है, उठना बैठना, ठीक है, लेटना, इसी तरह से रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिफ्लेक्स मूवमेंट से मुराद ये वो मूवमेंट होती है, मिसाल के तौर पर आप जब किसी गर्म चीज़ को अचानक से जो है अनजाने में पकड़ लेती है, तो पकड़ने के बाद एकदम से आप उसको छोड़ लेती है या आप अपना हाथ जो है वहाँ से हटा लेती है, तो फिर बाद में उस पर आप सोचती है कि ये मेरा हाथ जो है किस चीज़ के साथ टच हुआ था, ये क्या चीज़ थी, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपकी सोचने सर समझने। ये वही एक्शन रिएक्शन वाली बात होगी ना? कौन सी एक्शन रिएक्शन वाली? यस सर। कि आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप भी आगे से थप्पड़ मार देते हैं, मतलब एक्शन रिएक्शन वाली रिफ्लेक्स मूवमेंट यही होती है ना? हाँ ये भी है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मतलब साइंटिफिकली मैं आपको सर डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे आप ब्रेन को मैसेज आता है तो फिर हम हैंड को पीछे कर लेते हैं। हाँ, लेकिन रिफ्लेक्स मूवमेंट में ये होता है कि हमारे ब्रेन तक मैसेजेस नहीं जाते, बल्कि हमारे हाथों में या हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो वो रिसेप्टर जो है फिर वो खुद डिसीजन लेती है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे ब्रेन तक ऑर्डर नहीं जाता, हमारे ब्रेन तक ऑर्डर जाने से पहले हम वहाँ से हाथ को हटा लेते हैं या पाँव को हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं? ताकि हम मज़ीद जो है हमें नुकसान ना पहुंचे, मजीद जो है हमारा हाथ जो है उसको नुकसान ना पहुंचे। तो नुकसान, मजीद नुकसान से बचाने के लिए हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो उस टाइम के लिए जो है खुद से हरकत कर लेती है, ठीक है, और ब्रेन का जो ऑर्डर है वो नहीं सुनती। जब खुद से हरकत कर लेती है, उस खतरे से अपने आप को निकाल लेती है, तो उसके बाद फिर हमारे ब्रेन को जो है ऑर्डर जाती है और हमारा ब्रेन जो है उस पर सोच विचार करती है कि ये क्या चीज़ था जिसकी वजह से मुझे इतना दर्द हुआ और एकदम से हुआ, या ये मेरे हाथ जो है किस चीज़ पर आ गई थी जिसकी वजह से मुझे इतनी जलन हुई, ठीक है। तो फिर ब्रेन जो है उस पर सोच विचार शुरू कर देती है। तो इस तरह के जितने भी मूवमेंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट से मुराद ये है आपका उठना बैठना चलना फिरना, ठीक है, लेटना जागना, ये सारी चीज़ें आपकी जो मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक मूवमेंट कहते हैं, सही है। इसके बाद फिर आपकी तीसरे नंबर पर आता है परसेप्चुअल। परसेप्चुअल किसे कहते हैं? परसेप्चुअल से मुराद परसेप्शन है, ये भी हमारे साथ लो लेवल है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में आपकी जो सोच होती है उसको हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं या परसेप्चुअल कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं या मैं जो है आप स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचता हूँ, तो ये मेरी एक परसेप्शन है आपके हवाले से, और आप मेरे बारे में जो सोचते हैं वो आपकी सोच है मेरे बारे में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी से क्या मुराद है? फिजिकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने जो नॉलेज गेन की है तो उस नॉलेज को आप यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान आप हाथ पैर तो मारेंगे ना, मतलब कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ना जिसमें आपके बॉडी के मसल यूज होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आती है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है स्किल मूवमेंट। स्किल्ड मूवमेंट से मुराद ये है कि ये वो मूवमेंट होते हैं, ये वो हरकत होते हैं जो कि बगैर मायने के नहीं होते हैं, बल्कि आपके हर एक स्टेप का जो है हर एक मोमेंट का ख़ास मकसद होता है, ख़ास मतलब होता है। जैसे कि जब आप क्रिटिकल केयर जो सॉरी आईसीयू में जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, जब आईसीयू में आपकी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पर आप जो भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई ख़ास मतलब होता है, और वहाँ पर आप बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मतलब के जो है कोई भी मूवमेंट जो है नहीं कर सकते। तो स्किल मूवमेंट से मुराद ये है कि ये वो मूवमेंट होते हैं जिसको आप लोगों ने बहुत एजुकेशन हासिल करने के बाद, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल करने के बाद सीखे हो और फिर उन मूवमेंट्स को आप परफॉर्म करते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्किल्ड मूवमेंट कहेंगे, सही है। इसके बाद जो लास्ट नंबर पर हमारे साथ आता है वो है नॉन डिस्क्रिमिने सॉरी नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन।
नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन से मुराद क्या है? नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप जो भी बात कर रहे हो तो उस बात का कोई ना कोई ख़ास मतलब हो, ठीक है, और आपकी कोई भी बात जो है वो मीनिंगलेस ना हो, वो बगैर मतलब के ना हो, मतलब फजूल ना हो, तो इसको कहते हैं नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। सही है। तो ये हमारे साथ 3 बुनियादी डोमेन है ब्लूम टेक्सोनोमी के, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, जिसमें एक कॉग्निटिव है, एक इफेक्टिव है और एक साइकोमोटर है। एमसीक्यूज के हवाले से ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉग्निटिव की बात जब आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ब्रेन्स के फंक्शंस के हवाले से बात हो रही है। जब इफेक्टिव वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये हमारे फीलिंग एटीट्यूड के हवाले से, हमारे इमोशन के हवाले से बात होने जा रही है। साइकोमोटर की बात जब आ जाए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि इसमें मूवमेंट की बात हो रही है या होने वाली है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने अपने जहन में याद रखनी है। रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी, अब यहाँ पर दोबारा से आपको रिवाइज किया जा रहा है। रिवाइज कॉग्निटिव डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन में पहली चीज़ आपकी क्या है? रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग से मुराद ये है कि जो नॉलेज की बात, जो फैक्ट की बात आपने सुनी है तो उसको याद रखना। उसको जब आप याद रखेंगे तो जाहिर बात है फिर आप वो बातें जो है आपके माइंड में आएंगी, उस पर आप सोच विचार करेंगे, जिसकी वजह से आपको फिर उन चीज़ों की क्या आएगी? समझ आएगी, जो कि आपने याद की हो। ठीक है। जब आपको उसकी समझ आएंगी तो जाहिर बात है फिर आप कोशिश करेंगे कि वो सारी बातें आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो शामिल करें और आप उसको जो है प्रैक्टिस करें, जिसको हम अप्लाइंग कहते हैं। अप्लाइंग जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगी, आपको उससे फ़ायदा पहुंचेगा, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों को भी जो है इस चीज़ के हवाले से आप बताएं, उनके साथ जो है आप डिस्कशन करें, इस चीज़ के हवाले से उन पर बहस मुबाहिसा करें। तो इसको हम एनालाइजिंग कहेंगे, मतलब तज्जिया। और आखिर में आपके पास इवालुएटिंग है। ठीक है। आखिर में इवालुएटिंग होता है, तो इवालुएटिंग में आप लोगों ने जो सीखा होता है तो उसके हवाले से आप क्या करते हैं? इवालुएशन करते हैं। ठीक है। और क्रिएटिंग से मुराद मतलब सिंथेसिस है। ठीक है। आप इतना अंडरस्टैंड कर लेते हैं किसी चीज़ को, इतनी आपकी समझ आ जाती है किसी चीज़ के बारे में कि फिर उस चीज़ के हवाले से आपके माइंड में नए नए ख्यालात, नए नए आइडिया जो है वो जन्म लेने लगती है। ठीक है। नए नए मॉडल थ्योरी जो है आपके माइंड में उन चीज़ों के हवाले से जो है वो पैदा होने शुरू हो जाती है, तो इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह से साइकोमोटर डोमेन में मैंने आपको कहा था इमिटेशन। ठीक है। इमिटेशन से मुराद आदात है। मैनिपुलेशन हो गई। ठीक है। मैनिपुलेशन का भी मैंने आपको बताया। मैनिपुलेशन से मुराद मतलब मैनिपुलेट करना, हरकत करना। प्रिसिशन से मुराद ये है कि आप ऐसा काम करें जिसमें कम से कम गलती हो। ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसिशन से मुराद प्रिसाइज मतलब आप ऐसे करें कि उसमें गलती के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हो, और हर एक चीज़ जो है आप ठीक तरीके से करें। आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि आप जो भी काम करें, ठीक है, आर्टिकुलेशन से मुराद कनेक्शन है। ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हो उसका जो है आपकी नॉलेज के साथ कनेक्शन हो। ठीक है। नॉलेज बेस पर हो वो आप काम कर रहे हो, और वो एक दूसरे के साथ जो है उसका कोई ना कोई ताल्लुक हो। ठीक है। फिर इसी तरह से नेचुरलाइजेशन है। नेचुरलाइजेशन से मुराद ये है कि आप एक चीज़ को इतना कर लेते हैं, उसको आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो आपकी सेकेंड हैबिट बन जाती है, मतलब वो आपकी दूसरी आदत बन जाती है। और आदत का आपको पता है कि फिर जब कोई चीज़ आपकी आदत बन जाए तो उसको आप फिर बगैर सोचे समझे ठीक तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट में जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टार्ट में आपको बहुत सोच समझ कर जो है गियर वगैरह जो है चेंज करने होते हैं, ब्रेक लगाना पड़ता है, इधर उधर जो है मूव करना होता है। लेकिन जब आप उसके आदी हो जाए, जब आप उसमें जो है मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप बगैर किसी सोच समझ के जो है आसानी से गाड़ी को जो है भगा लेते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर जो है चले जाते हैं और मज़े करते हैं। इमिटेशन से मुराद कॉपी करना। इमिटेशन कॉपी करना, या जो बात आपने जो जब आप किसी को देख रहे हो और आप उसको उसी तरह से कर रहे हो, परफॉर्म करते हो, उनको कॉपी करते हो, उसको हम इमिटेशन कहते हैं। सही है।
इसी तरह से हमारे साथ जो इफ़ेक्टिव डोमेन है, तो इसमें रिसीविंग फिनोमिना का मैंने आपको बताया, रिस्पोंडिंग फिनोमिना का बताया, वैल्यूइंग का, ऑर्गेनाइजेशन का और इंटरनलाइज वैल्यूज़ का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन इसमें ब्लूम थे, ठीक है, एक ईगल हर्ट थे, ये अंग्रेज़ों के नाम है और ये मुझे नहीं आते प्रोनाउंसिएशन में, तो इसलिए इसको जो है आप लोग इग्नोर करें। सो व्हाट लर्नर एक्चुअली नोज एंड अंडरस्टैंड, कॉग्निटिव में हम क्या देखते हैं कि लर्नर जो है, जो सीखने वाला है, यहाँ पर लर्नर कौन है, यहाँ पर लर्नर आप स्टूडेंट्स है। ठीक है, व्हाट लर्नर एक्चुअली नोज एंड अंडरस्टैंड, लर्नर को असल में क्या पता है, ठीक है, और वो क्या समझता है। ठीक है, मतलब उसको किस बारे में असल में हकीकत में पता है और उसके हवाले से उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के हवाले से हम इसमें क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि इसमें हम नॉलेज जो हमने गेन की होती है उस पर हम सोच विचार करके उसको फिर कंप्रीहेंशन करते हैं, मतलब उसकी वजाहत करते हैं। वजाहत करने के बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से उसको एनालाइज करते हैं, उस पर तज्जिया करते हैं। तज्जिया करने के बाद फिर हमारे माइंड में उससे रिलेटेड नए नए आइडियाज़, नए नए मॉडल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं। और आखिर में हम इवोल्यूशन करते हैं कि हमने कितनी परसेंट लर्निंग की है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना परसेंट गेन किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कॉग्निटिव में देखते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन्स को हम किस तरह से अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से इसको हम ला सकते हैं, ऐड करते सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ जो डोमेन में आता है वो है नॉलेज। तो नॉलेज किसे कहते हैं, एबिलिटी टू रिमेंबर फैक्ट्स विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग। मिसाल के तौर पर फैक्ट्स से मुराद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो 4 सूबे हैं, अभी तो 5 सूबे हैं, खैर गिलगित बल्तिस्तान ये 5वां सूबा बना हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो ये एक फैक्ट है, ये एक नॉलेज की बात है। ठीक है, आपको मैंने बता दी और आप लोगों ने इसको सुन ली और इस पर आप लोग जो है सोच विचार नहीं करते, इस पर आप सोचते नहीं हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फैक्ट कहेंगे। आप में ये सलाहियत मौजूद हो कि आप चीज़ों को क्या करते हैं, आपने एक बात सुनी और उस बात को आपने बगैर सोचे समझे उसको आपने अपने माइंड में रख लिया, उसको आपने अपने जहन नशीं कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एबिलिटी टू रिमेंबर फैक्ट विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या है, कलेक्ट, डिफाइन, डिस्क्राइब, फाइंड, आइडेंटिफाई, लिस्ट, मेमोराइज, नेम, ऑर्डर, आउटलाइन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिपीट, शो एंड स्टेट। ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, नॉलेज में करते हैं कि चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं या चीज़ों को डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं या फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या एक लिस्ट बनाते हैं या चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, लेकिन बगैर अंडरस्टैंडिंग की। फिर इसके बाद दूसरा नंबर पर हमारे साथ कंप्रीहेंशन आता है। कंप्रीहेंशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट लर्न इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमने, जो फैक्ट्स हमारे जहन में बैठी है, ठीक है, हमारे जहन में है, तो उन फैक्ट्स के बारे में फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब हम उस पर सोचना शुरू कर देते हैं तो सोचने की वजह से हम उन फैक्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं और फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, सो इसमें हम इस काबिल हो जाते हैं कि फिर हम उन फैक्ट्स को क्लेरिफाई करने की काबिल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें फिर हम फ़र्क, कंट्रास्ट से मुराद उसमें फिर हम फ़र्क करने की काबिल हो जाते हैं, उसको फिर हम अपने अल्फाज में कन्वर्ट करने की काबिल हो जाते हैं। इसी तरह से उससे जो असल मतलब है उसको हम गेन करने की काबिल हो जाते हैं, जिसको हम डिकोड कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बातें कर रहा हूँ ना, तो इन बातों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये असल में आप मेरी लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं, मतलब आप मेरी लैंग्वेज को जो है उसको डिकोड कर रहे हैं। डिकोड से मुराद उसको आप तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अगर वो आपके हक में है, ठीक है, अगर नहीं है तो उसके ज़रिए फिर आप डिपेंड करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं,
फ़र्क करने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं और डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें एक ही है। तो ये सब कुछ हम किस में करते हैं, कंप्रीहेंशन में करते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमारे साथ एप्लीकेशन है, एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन। एप्लीकेशन में आप क्या करते हैं, जो चीज़ें आपने सीखी होती है, जो चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की होती है, तो फिर जब आप पर कोई नई सिचुएशन आती है, कोई नई इवेंट को आप फेस करते हैं, तो आपने जो सीखा हुआ होता है, तो उन्हीं नॉलेज को यूज़ करते हुए आप उन नए सिचुएशन में क्या करते हैं, अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन मीन अप्लाई करना, एसेस करना, कैलकुलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। फिर चौथे नंबर पर एनालिसिस, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू इट कंपोनेंट। एनालिसिस का मैंने आपको बताया, तज्जिया करना, चीज़ों पर तज्जिया करना। और जब हम किसी चीज़ पर तज्जिया करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि ये हमारे साथ मोबाइल है, तो मोबाइल के बारे में आप स्टूडेंट्स के साथ तज्जिया कर रहा हूँ, तो मैं आपको मोबाइल के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि अरे मेरा जो मोबाइल है, इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो मिसाल के तौर पर 6 इंचज़ है या 7 इंचज़ है, ठीक है। इसी तरह से इसमें इसकी इंटरनल मेमोरी जो है वो 32 GB है। इसी तरह से इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो 5000 mAh है, ठीक है। तो मैं जो है आपको मोबाइल के जो कंपोनेंट है, जो फंक्शन है, उसको तौर तौर पर आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको और मज़ीद इस चीज़ के हवाले से अंडरस्टैंडिंग आएगी और आप जो है मज़ीद इसको समझने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एनालिसिस कहते हैं। पांचवें नंबर पर सिंथेसिस है। सिंथेसिस मीन एबिलिटी टू पुट पार्ट टुगेदर। सिंथेसिस में फिर आप इतने काबिल हो जाते हैं कि जो चीज़ें आपने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, उसको आपने अंडरस्टैंड किए थे, तो उन्हीं चीज़ों को फिर आप नए अंदाज से जोड़ने लगते हैं, आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं, आप जो है क्रिएटिव सोचना शुरू कर देते हैं, नए नए थ्योरी जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और आप उसको फिर से जो है नए अंदाज में उस इंफॉर्मेशन को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। छठे नंबर पर आपके पास इवॉल्वेशन आती है, एबिलिटी टू जज वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर गिवन पर्पस। फिर आप इसमें क्या करते हैं, इसमें आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपने जो चीज़ें पढ़ी होती है, जो चीज़ें आपने लर्न की होती है, तो उसको आप जज करते हैं कि आया जो मेरा मकसद था, जो मेरा पर्पस था, वो पर्पस मैं हासिल कर चुका हूँ या नहीं। तो इसमें हम इवॉल्वेशन करते हैं, ठीक है। फिर इफ़ेक्टिव डोमेन। इफ़ेक्टिव डोमेन में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम फीलिंग के हवाले से बात करते हैं, एटीट्यूड के हवाले से, मुख्तलिफ ओपिनियन के हवाले से, वैल्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। ये हमारे साथ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। लर्निंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वंस ओन पोटेंशियल विद द गोल ऑफ बिकमिंग अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम जो लर्निंग करते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के हवाले से लर्निंग की जो डिफिनीशन की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है कि लर्निंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आप में जो है एक पोटेंशियल जो है पैदा करते हैं चीज़ों को लर्न करने की, ठीक है। और फिर उन चीज़ों को लर्न करने के बाद फिर हम अपनी जो हकीकत है, अपने आप को जो है जानने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने आप को देखते हैं कि आया मुझे जो है चीज़ों के बारे में पता है या नहीं, आया मैं अपने आप से अवेयर हूँ या नहीं, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डोमेन को स्टडी करते हैं। तो इसमें हमारे साथ क्या चीज़ें हैं, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ रिसीविंग आता है। लर्नर इज विलिंग टू पे अटेंशन एंड लिसन विद रिस्पेक्ट। सो रिसीविंग में मैं आप स्टूडेंट को क्या कहता हूँ, रिसीविंग में मैं आप स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इन चीज़ों को गौर से सुने। तो मैं आपको मजबूर करता हूँ कि आप चीज़ों को गौर से सुने ताकि आपको जो है इसकी समझ आ जाए। तो ये हमारे साथ रिसीविंग होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर रिस्पोंडिंग है। लर्नर एक्टिवली रिस्पोंड एंड पार्टिसिपेट। अब मैं आप लोगों को जो है एक टॉपिक के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
और साथ में मैं आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस करता हूँ कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी तो क्या आपको इसकी समझ आ गई या नहीं। तो आप मुझे रिस्पॉन्ड देते हैं कि हाँ जी सर हमें आ गई है, और साथ में आप मुझे एग्जाम्पल भी देते हैं कि सर आपने जो बताया इसका मतलब ये है ये है। तो मुझे पता चल गया कि हाँ आप लोग जो है एक्टिवली बैठे हुए हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं और आप जो है लर्न कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ क्या होगी, रिस्पॉन्डिंग होगी। तीसरे नंबर पर हमारे साथ वैल्यूइंग। वैल्यूइंग से मुराद ये है कि प्लेस वैल्यू ऑन बिहेवियर, आइडिया, पर्सन, सिचुएशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आप जो है अपने जो रवैये है, आपके जो आइडियाज है, ठीक है, आप जो सिचुएशन है, तो इन सारे सिचुएशन को आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और सारे सिचुएशन को आप देखेंगे कि किस तरह के सिचुएशन में मैंने किस तरह का बिहेवियर जो है अपनाना है, किस तरह से लोगों के साथ जो है मैंने अपना रवैया रखना है, किस तरह से उनको मैंने एटीट्यूड जो है दिखानी है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, वैल्यू में करते हैं, मतलब चीज़ों को प्रियोरिटाइज करना। फिर अगले स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद प्रियोरिटाइज वैल्यूज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है, वही बात है कि इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रियोरिटाइज से मुराद ये है कि जो सबसे पहला आपके पास जो बड़ा मसला है उसको आप पहले नंबर पर कर देते हैं कि इसको मैंने सबसे पहले सॉल्व करना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तीसरे नंबर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप चीज़ों को अरेंज करते हैं। एंड इंटरनलाइजिंग वैल्यू से मुराद वैल्यू सिस्टम इज इंटरनलाइज एंड कंट्रोल बिहेवियर। आप जो कुछ आपने गेन किया होता है तो उसको आप अपने अंदर समा लेते हैं और उसको आप अपने बिहेवियर, रवैया का एक हिस्सा बना लेते हैं और फिर आप उस पर जो है अमल करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसका मतलब इंटरनलाइजिंग वैल्यू। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर। ओके गुड। सो कैटेगरी और लेवल बिहेवियर डिस्क्रिप्शन। तो इसमें पहले नंबर पर अटेंशन है, जिसमें हम रिसीविंग के हवाले से बात करते हैं। तो रिसीविंग में हम अटेंशन के हवाले से बात करते हैं। सो बीइंग अवेयर ऑफ एंड अटेंडिंग टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, आपके माहौल में जो कुछ भी हो रहा होता है तो उसको आप एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे हो या आप उससे बाखबर हो, तो इसका मतलब ये है अटेंशन। ठीक है, कि आप अवेयर है, आप चीज़ों के बारे में जानती है या आप चीज़ों को देख रही है, मॉनिटर कर रही है। आस्क, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, या अपने लिए चूज करते हैं, या चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, या फॉलो करते हैं। ठीक है, या देते हैं या अपने पास रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर रिस्पॉन्स है, शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब यह है कि आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस किया, आपने कोई सिचुएशन जो है फेस की, तो उस सिचुएशन को फेस करने के बाद आप नए तरीके से उसको रिस्पॉन्ड देते हैं। ठीक है, आप नए तरीके से उन एक्सपीरियंसेस को, उन सिचुएशन इवेंट को जो है आप क्या करते हैं, डील करते हैं। तो इसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है, मतलब आंसर देना वगैरह। वैल्यू वही बात है, शोइंग सम डिफिनिट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बातें वही है जो कि मैंने आपको अभी बताई, कोई भी इसमें नई बात नहीं है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। साइकोमोटर डोमेन में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड फिजिकल स्किल्स, कि आपने जो नॉलेज गेन की है उस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप अपने जो फिजिकल स्किल्स है, अपने जो स्किल्स है, ठीक है, अपने जो फन है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से जब आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो इससे आपका जो बिहेवियर है वो क्या होगा, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो सिम्पसम साइकोमोटर डोमेन्स, इसको जो है सिम्पसन ने जो है 1972 में इस डोमेन को क्या किया था, पब्लिश किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन 1972। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, इमिटेशन। इमिटेशन से क्या मुराद है, द शो द स्टूडेंट लर्न बाय वाचिंग एंड कोपिंग। वही बात है जो कि मैंने आपको कही थी कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरी लर्निंग या टीचिंग स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जो है मुझे कॉपी करने जा रहे हैं और फिर मेरी तरह से जो है आप दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मुझे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से आपने मुझे अच्छे तरीके से कॉपी भी किया और आपने अच्छे तरीके से क्या की, टीचिंग परफॉर्म की।
मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? एक्शन आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस के जरिए कर रहे हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिल रहे हैं, तो आप उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। प्रेसिशन किसे कहते हैं? परफॉर्म बिकम्स परफॉर्मेंस बिकम मोर एक्सपर्ट, एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। मतलब यह है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद जो है एक्सपर्ट आप उसमें हो जाते हैं और आपके जो एक्शन है वो मज़ीद जो है। इसी तरह से आर्टिकुलेशन मतलब सेवरल कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन अ हारमोनियस वे। आप जो है मिसाल के तौर पर आप चीज़ों को सुन भी रही है, मिसाल के तौर पर अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो लेक्चर के दौरान आप मेरी बातों को भी सुन रहे हैं, आप स्लाइड्स को भी देख रहे हैं और आप साथ साथ अपने रजिस्टर में उसको नोट भी कर रहे हैं। तो तीनों कामों को आप एक ही साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। नेचुरलाइजेशन किसे कहते हैं? हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव विद एक्शन बिकमिंग सेकंड नेचर। सेकंड नेचर का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आप चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मास्टर हो जाते हैं कि वो आपकी आदत बन जाती है। और आपको पता है कि हम जब कोई आदतन काम करते हैं तो उसमें हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसको हम बगैर किसी सोच समझ के परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे खाना खाना, चाय पीना, रोटी खाना, दौड़ना, भागना, सोना, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब हमें महसूस होता है कि हमें भूख लगी है तो हम किचन में चले जाते हैं, या तो अपने लिए आम जो है वो काट लेते हैं, या केले जो है वो खा लेते हैं, या चाय या कोई भी चीज़ जो कि आपको पसंद हो वो हम बगैर सोचे समझे कर लेते हैं। तो एक्शन ऑफ साइकोमोटर ये वही बात है जो कि आपको मैंने अभी बताई, ठीक है। तो इसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो रोल ऑफ टीचर इन एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग में टीचर का क्या किरदार होता है? सो रिलेट लर्नर विद वैल्यू एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लर्नर्स को उनकी फीलिंग्स और आइडिया के बारे में उनको सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने फीलिंग्स और आइडिया जो है उसको वैल्यू दे सकते हैं, अहमियत दे सकते हैं, और किस तरह से वो उसकी कदर कर सकते हैं, ठीक है। या जब वो आपके लर्नर दूसरे लोगों को फिर जब सिखा रहे हो तो दूसरे स्टूडेंट की जो आइडियाज़ है, फीलिंग है, उसको वो किस तरह से अहमियत दे सकते हैं और किस तरह से उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। क्रिएट एन इन्वायरमेंट दैट फैसिलिटेट लर्निंग। एक ऐसा माहौल आप लोगों ने क्रिएट करना होगा जिससे आपकी जो लर्निंग सलाहियतें हैं वो क्या हो? मज़ीद इम्प्रूव हो। इन्वॉल्व लर्नर इन असेसिंग एंड डिटरमाइनिंग देयर लर्निंग नीड। इसी तरह से आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स लर्नर्स को क्या करना होगा? इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। उनको जो है हर चीज़ में उनको जो है अ, उनकी पार्टिसिपेशन जो है लाजमी रखनी होगी सॉरी, जिसके ज़रिए वो अपने जो लर्निंग नीड्स हैं, मतलब उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें जो है उनको नहीं आती, कौन सी चीज़ों में जो है वो कमज़ोर है, ताकि उनको उन चीज़ों के बारे में पता चले और वो फिर उसके बारे में लर्निंग करें। हेल्प लर्नर इन डेवलपिंग देयर लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से लर्नर्स को हमने क्या करनी है? मदद करनी है, ताकि वो अपनी जो लर्निंग है उसको क्या करे? पूरी करे। तो ये टीचर्स का रोल होता है जो कि वो लर्नर्स के लिए करते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेट विद लर्नर इन प्लानिंग द कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। लर्नर के साथ, आप स्टूडेंट के साथ जो है मैंने कोलैबोरेट करना होगा, ताकि मैं आप स्टूडेंट्स की जो प्लानिंग है उसको सही तरीके से जो है वो देखूं, और आप लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन दूं कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करनी है, कौन से मेथड आप लोगों ने फॉलो करने हैं, ठीक है। हेल्प लर्न टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस विद लर्निंग प्रोसेस। और इसी तरह से मैं आप स्टूडेंट्स के साथ इस काम में भी हेल्प करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दूंगा कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लर्न कर सके। एसेस लर्नर इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और इसी तरह से लर्नर्स को मैं क्या करूँगा? मैं आप स्टूडेंट को असिस्ट करूँगा, आप स्टूडेंट को जो है मैं सपोर्ट दूंगा, ताकि आप उन तमाम स्ट्रेटजीज़ को जो है खुद से जो है डेवलप करें, जिसके ज़रिए आप लोगों ने अपनी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करना है। एसेस लर्नर टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज टू मीट द ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से मैं आप स्टूडेंट्स को इस बात में भी हेल्प करूँगा कि
आपको मैं मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज के हवाले से बताऊंगा, मुख्तलिफ़ साइट्स के हवाले से आपको बताऊंगा कि इन साइट से आपने अपने नॉलेज, अपने जो है अपने टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है और उसको जो है आपने उससे जो है अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। तो ये टीचर का एक रोल होता है जो कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करता है, स्टूडेंट के साथ वो उसको परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में, सॉरी, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं।